एक राइट स्वाइप कैसे आभा की जिंदगी को रॉन्ग कर गया। आज की कहानी उसी बारे में है। ये कहानी है 2019 बैंगलोर की। बैंगलोर का डेटिंग कल्चर। आभा उसमें नई नहीं थी। आभा अपने घर से दूर एक इन्फोटेक कंपनी में एम्प्लॉय थी। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ काम और सैटरडे संडेज मिलते थे जब वो पार्टी, आराम और सोती थी। पर हर सैटरडे संडे सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ इस सैटरडे, जब आभा अपने बेड पर बैठे पिज्ज़ा खाते हुए राइट और लेफ्ट स्वाइप कर रही थी। वो एकदम से समर नाम के लड़के के साथ मैच करती है। आभा और समय में बातचीत शुरू हो जाती है। उस पूरे हफ्ते वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगले वीकेंड वो एक कैफ़े में मिलेंगे। अगला वीकेंड जैसे ही आता है, समर और आभा कैफ़े में मिलते हैं। बातचीत होती है, ऐसे ही डेट्स और बढ़ती जाती है और एक डेट पर समर आभा को कहता है, क्या तुम मेरे घर आओगी? आभा थोड़ा सा चौंकती है, पर वो ज़्यादा सोचती नहीं है। कहती है हाँ ठीक है, चलेगा, मतलब क्या करेंगे हम। तो समर इज़ लाइक, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, विल हैव अ गुड इवनिंग। तो आभा भी कहती है हाँ ठीक है, मतलब घर पर क्लब में रहना इससे अच्छा है कि चलो ठीक है, एक नई जगह चली जाऊंगी मैं भी। जैसा डिसाइड करते हैं वैसा ही होता है। आभा समर के घर पहुंचती है। आभा जब समर के घर में एंटर करती है तो वो समर से कहती है, हाउस टूर नहीं दोगे? तो समर एकदम से हंसते हुए कहता है कि उसमें हाउस टूर कैसा है यार, एक कमरा मेरी दीदी का है, ये कमरा मेरा है और ये हॉल है। तो वो बोलती अच्छा तुम्हारी दीदी घर पे ही है? बोला हाँ, मैं तो बताया ना तुम्हें, दीदी वर्क फ्रॉम होम करती है। तो आभा इज़ लाइक कि मिलवाओगे नहीं? तो समर उससे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं मिलवा सकता, दीदी बहुत लेट काम कर रही थी तो अभी वो सो रही हैं, तो इट्स बेटर कि तुम अगली बार जब भी आना तब मिलना। आभा कहती है अच्छा चलो ठीक है। आभा ज़्यादा उस बात पे गौर नहीं करती है, पर वो देखती है कि उस रूम की जो लाइट जल रही थी वो थोड़ी अजीब सी थी। वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं जल रही थी। उस रात वो दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर ऐसे ही बातों का सिलसिला बढ़ते रहता है, डेट्स का सिलसिला बढ़ते रहता है और दिवाली का समय आता है। दिवाली एक लॉन्ग वीकेंड आता है, 4 से 5 दिन की छुट्टी। पर आभा बहुत सैड है क्योंकि वो अपने घर नहीं जा पा रही है। आभा सोचती है कि यार मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ और यहाँ पे बैंगलोर में बैठे बैठे मैं क्या ही करूँगी। तभी एकदम से समर की कॉल आती है। वो समर की कॉल पिक करती है और वो जैसे जैसे बात कर रही होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती क्या, अच्छा हम रिजॉर्ट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सही प्लान है क्योंकि मैं अपनी दिवाली अकेले नहीं स्पेंड करना चाहती थी। अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूं। तो समर भी कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा और हम दोनों साथ में ही रिजॉर्ट चले जाएंगे। तो आभा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने दिवाली के कपड़े, बाहर के कपड़े सारे ही फटाफट बैग बनाती है एंड शी इज़ ऑल सेट। जैसे ही वो दिन आता है जब वो रिजॉर्ट जाने वाले होते हैं, समर आता है, आभा को पिक करता है और वो उसे लेकर रिजॉर्ट निकल जाता है। रिजॉर्ट पहुंचने पे आभा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो रिजॉर्ट एक तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और वो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि जंगल के बीचों बीच है। तो वो एकदम से समर से पूछती है कि ऐसी जगह पे क्यों आना था? तो समर उससे बोलता है कि यार दिवाली पे इतने पटाखे बजेंगे, ये होगा वो होगा, धुआं उड़ेगा, नॉइस पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, सब चीज़ों का है और मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए मैं शहर से दूर दिवाली मनाना चाहता हूँ। तो आभा को एकदम से उसकी दीदी का ख्याल आता है। वो समर से पूछती है और तुम्हारी दीदी वो तुम्हारे साथ नहीं मनाएंगी दिवाली? जिस पर समर तुरंत उसको एक ही जवाब देता है, दीदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फुकत गई। वो थोड़ा सोचती है लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे समर के साथ दिवाली मना रही हूँ तो ठीक है, इट्स फाइन। वो वीकेंड वो लोग वहाँ पे मनाते हैं
और ये फर्स्ट टाइम है जब आभा और समर इंटीमेट होते हैं। इस वीकेंड के बाद अगले मंडे क्लाइंट मीटिंग के दौरान आभा को पेट में एकदम से दर्द शुरू होता है। क्योंकि क्लाइंट मीटिंग चल रही होती है, वो बीच में से छोड़ के उठ नहीं सकती। वो सोचती है कि ये एकदम से दर्द क्यों हो रहा है। वो 1-2 गिलास पानी पीती है, बट फिर भी वो पेन जा नहीं रहा है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है वो तुरंत कैंटीन की तरफ भागती है। उसे ये लगता है कि शायद से मैंने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए ये दर्द हो रहा है। वो कैंटीन जाती है, वो कुछ खाती है और दर्द एकदम से सबसाइड हो जाता है। तो उसे लगता है कि हाँ, यही बात होगी, शायद से मैंने खाना नहीं खाया और उसी के चलते दर्द हो रहा होगा। ऑफिस का काम ख़त्म करती है, वो घर पहुंचती है। घर पहुंच के वो समर को कॉल ट्राई करती है, पर समर की कॉल लग नहीं रही होती है। वो उसे मैसेजेस ड्रॉप करती है, बट उसका एज सच कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो डिनर प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाती है कि चलती हूँ, मैं अब डिनर बनाती हूँ, खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 10 से 15 मिनट हुए होंगे, उसने कुछ सब्जियां बस काटी होंगी, कुछ सब्जियां फ्रिज से निकाली होंगी, थोड़ा बहुत ही काम किया होगा और एकदम से उसका पेन बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। और अब जो उसके स्टमक में पेन हो रहा है वो अनबेरेबल है, उससे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो धाड़ करके ज़मीन पे गिर जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है कि ये मेरे से पेन नहीं सहा जा रहा है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। वो जैसे तैसे अपने बेड तक जाती है, अपना फ़ोन चार्जिंग पॉइंट से बाहर निकालती है, वो समर को कॉल लगाती है, पर समर उसका कॉल नहीं उठाता है। फिर वो अपने कॉलीग को कॉल लगाती है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके चल, जल्दी लेके चल मुझे। स्नेहा फटाफट आती है और आभा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आभा अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। डॉक्टर टेस्ट करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के उन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं, बट कुछ भी करने से पहले वो आभा से एक सवाल करते हैं, अच्छा आभा, आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं? जिस पर आभा जवाब देती है, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा आभा, आपकी सेक्स लाइफ नॉर्मल है? जिस पर आभा कहती है, हाँ मैं सॉर्ट ऑफ एक्टिव हूँ। ये कुछ टेस्ट हैं जो हमें करने होंगे और फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो आपके स्टमक पेन है उसका कारण क्या है। तब तक के लिए हम आपको कुछ इंजेक्शंस दे देते हैं और आपको आराम मिलेगा, पर हम ये चाहेंगे कि आप आज रात के लिए एडमिट हो जाइए और आप सारे टेस्ट के रिजल्ट्स जब आ जाएं तब हम आपको डिस्चार्ज करें। आभा उनकी बात मान लेती है। वो स्नेहा की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैं हॉस्पिटल अकेला नहीं रहना चाहती, क्या तू रुकेगी मेरे साथ? जिस पर स्नेहा उससे कहती है, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल लीव डाल दूंगी ऑफिस के लिए, तो टेंशन मत ले। वेल, अब आभा को नींद नहीं आ रही है। वो यही सोच रही है कि समर मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा है और ये अचानक से पेट दर्द हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। अगले दिन डॉक्टर आते हैं, उनके हाथ में टेस्ट रिजल्ट्स हैं। वो आभा से कहते हैं, आभा हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। आभा बहुत ज़्यादा वरीड है, स्नेहा भी वरीड है और आभा एकदम से पूछती है, इज़ एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि वेल, सब कुछ देखने में तो नॉर्मल ही लग रहा है हमें, पर हमें कुछ एक चीज़ और लग रही है। जिस पर आभा बोलती है, क्या चीज़ और लग रही है आपको? वो बोलते हैं कि आपके यूट्रस में एक वर्म है, एक कीड़ा है। क्या यूट्रस में कीड़ा? जिस पर डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं, आभा क्या रिसेंटली आप किसी के साथ इंटीमेट हुए हैं? वेल, आभा तुरंत मुंडे हिलाते और कहती है, जी हाँ मैं 1 हफ्ते पहले ही। तो डॉक्टर उससे फिर से सवाल पूछते हैं, क्या ये अनप्रोटेक्टेड था? आभा की नज़रें झुक जाती हैं और वो धीरे से कहती है, जी हाँ डॉक्टर, हमने एक्चुअली खाया पिया। और फिर डॉक्टर एकदम से वार्न करते हुए कहता है कि आभा, दिस इज़ नॉट गुड, ये आपके लिए भी सही नहीं है और आपके पार्टनर के लिए भी सही नहीं है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वॉर्म किसी कैरियर के थ्रू आया है। कहीं ये कैरियर आपका पार्टनर ही तो नहीं है। अब आभा को एकदम से अजीब लगता है कि आखिर क्या उससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत डॉक्टर से पूछते कि इसे सही करने का कोई तरीका, कहीं मुझे कोई एसटीडी तो नहीं हुई है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि फ़िलहाल अभी हमने जो टेस्ट किए हैं उस हिसाब से तो चीज़ें नॉर्मल हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, कुछ और टेस्ट रन करने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि आप सेफ हो या नहीं हो, आपको कोई एसटीडी है या नहीं है। आभा 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होती है। वो अपने घर आती है और अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या समर मुझे घोस्ट कर रहा है? वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा है? वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? और क्या ये वॉर्म सही में समर के साथ? वो समर को फिर से कॉल करती है, पर इस बार समर फ़ोन उठा लेता है। वो पहले समर के ऊपर थोड़ा चीखती है, चिल्लाती है और फिर रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। समर उससे बस इतना कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये डॉक्टर लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम एक काम करो, तुम रिलैक्स करो, दवाई वगैरह दी है ना, वो खा के सो जाओ। जिस पर आभा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि यार टेस्ट मेरे सामने है, रिजल्ट मेरे सामने है, प्लीज़ एक बार तुम मुझसे मिलो, ठीक है? मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही, एक बार तुम मुझसे मिलो ना, प्रॉब्लम क्या है? जिस पर समर उसे तुरंत मना कर देता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ अभी मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और अभी पॉसिबल ही नहीं होगा मिलना। अब आभा को ये बात और अजीब लगने लगती है कि एकदम से समर उसके फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहा था, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था और अब वो उससे मिलना भी नहीं चाहता है। इस बात को पूरे 2 दिन हो गए हैं। आभा का दिमाग फट रहा है। दिमाग को शांत करने के लिए वो दारू पीने लगती है। आभा को समर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो दारू के नशे में ये डिसाइड करती है कि वो समर के घर जाएगी। वो तुरंत कैब बुक करती है, कैब लेके वो उसके घर पहुंचती है और घर जैसे ही पहुंचती है वो तेज़ी से डोरबेल बजाने लगती है। तुरंत दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही वो देखती है उसके सामने एक लड़की खड़ी है। आभा को लगता है यही वो समर की दीदी होगी। वो तुरंत बोलती, दी समर कहाँ है? मुझे समर से बात करनी है, मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए समर कहाँ पर। वो लड़की एकदम से उसे रोक देती है, दरवाजे पे ही रोक देती है। क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और कौन दी? मैं कोई दी नहीं हूँ और ये किसी समर का घर नहीं है, ये आदित्य का घर है। आभा को बहुत अजीब लगता है। आदित्य का घर? क्या बकवास कर रही हो? ये समर का घर है, ये कोई आदित्य का घर नहीं है, ठीक है? हटो यहाँ से। वो क्योंकि दारू के नशे में रहती है तो वो उस लड़की को धक्का दे देती है और लड़की उसके पीछे भागती है। वो कहती है कि ए कौन हो तुम? आभा गुस्से में कहती है, चुपचाप जाके साइड में खड़ी हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। और ये क्या आदित्य आदित्य लगा रखा है? उसका नाम समर है, ठीक है? आभा उसके पूरे घर में तहस नहस मचा रही है। वो यहाँ वहाँ सामाने फेंक रही है, समर का नाम चिल्ला रही है और वहाँ पे दूसरी लड़की वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और आभा रुकने से मान नहीं रही है। तभी उसे एकदम से नज़र आता है वो कमरा, उसकी दीदी का कमरा, जिसमें समर ने हमेशा उसे अंदर जाने से मना किया है, हमेशा उसे कुछ ना कुछ कह के टाल दिया है कि नहीं मेरी दीदी यहाँ पे काम कर रही है। आभा गुस्से से उस कमरे के अंदर घुसती है और तेजी से दरवाजा खोलते हुए जब अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा का पूरा कमरा एक लाल रोशनी से भरा हुआ है और कमरे के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की फोटोज, छोटी छोटी फोटोज टंगी हुई हैं। किसी के हाथ दिख रहे हैं, किसी के पैर दिख रहे हैं, किसी का शरीर दिख रहा है, किसी का चेहरा दिख रहा है। आभा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उस कमरे में हो क्या रहा है, पर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है।
ये तो पक्का पता चल जाता है। आभा पूरा कमरा ऊपर नीचे करने लगती है, वो तेजी तेजी से सारे सामान फेंकने लगती है, यहाँ वहाँ टेबल खसकाती है, अलमीरा को धक्का देती है, सारी चीज़ें इधर उधर मूव कर रही है। तभी वो लड़की जो आदित्य नाम के लड़के का वेट कर रही होती है, वो दौड़ के आभा के पीछे आती है और उसे धक्का दे देती है। पर जैसे ही वो आभा को धक्का देती है, आभा का हाथ तेजी से एक बक्से की ओर जाता है खुद को बचाने के लिए, और जैसे ही वो हाथ बक्से के ऊपर जाता है और वो बक्सा खुलता है, वो दोनों की दोनों लड़कियां जमीन पे धाड़ करके गिर जाती हैं, क्योंकि जो उन्हें दिखा वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उस बक्से के अंदर 2 कंकाल थे और वो बक्सा गंदी बदबू दे रहा था। आभा को कुछ समझ नहीं आता, उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उस लड़की के फोन पर आदित्य का कॉल आ रहा है। वो आभा की तरफ देख के कहती है कि आदित्य या फिर समर, पता नहीं, पर वो कॉल कर रहा है, मतलब वो आने वाला है, क्या करें। आभा कहती है कि तुम उसे फ़ोन करके उसे अपनी बात में फंसाओ, तब तक मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। आभा तुरंत पुलिस को कॉल करती है और आधे घंटे के भीतर ही आदित्य भी अपने घर आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब शुरू होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब समर या आदित्य या जो कोई भी है वो जब उसे पकड़ती है, तो वो उससे सवाल पूछती है कि ये तुम्हारे कमरे में इतनी लड़कियों की फ़ोटो, वो 2 कंकाल और ये बदबू, ये सब क्या था? उस कमरे में, उस फ्लैट पर क्या हो रहा था? समर या आदित्य या जो भी कोई है वो एकदम एक पागल सनकी की तरह हंसता है और बोलता है, मैं बहुत लोनली था, मैं इतना ज़्यादा लोनली था, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कंप्यूटर पे सर्च करना शुरू किया और एक वेबसाइट के पास पहुंचा, और जब मैंने उस वेबसाइट की पेमेंट की और वहाँ पर काउंसलिंग कराई, तो उस काउंसलर ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुर्दा औरतों की लाश के साथ सेक्स करते हो तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, लड़कियां हमेशा तुम्हारे पास आते रहेंगी, वो कभी भी तुम्हें अकेलापन महसूस ही नहीं होने देंगी। ये बात सुनकर वहां बैठे इन्वेस्टिगेशन रूम में सबकी रूह कांप गई कि ये क्या भद्दी बात है। जब पुलिस को उस दरिंदे के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने तौर से तहकीकात करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने आभा से बात की। आभा से बात करने के समय उन्हें पता चला कि आभा के शरीर में वर्म था, एक कीड़ा। जी हाँ, और ये कीड़ा कैसे आया, ये अब आभा को भी पता चल चुका था और पुलिस को भी। पर इससे भी खतरनाक बात ये थी कि जब आभा, पुलिस और वो लड़की सबने अपने अपने तौर पर इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की, तो सबको कुछ भी पता नहीं चला। ना तो उस वेबसाइट के बारे में पता चला, ना तो उस काउंसलर के बारे में पता चला, और ना ही ये पता चला कि आखिर समर या आदित्य या जो कोई भी था वो दरिंदा, उसे किसने कहा था कि मुर्दा औरतों के साथ ये गलत हरकतें करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभिषेक दुबे स्टोरीज हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से लौटूंगा ऐसी ही एक खतरनाक, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।